नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपके हिंदी प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है कहानी और गद्य की कथेतर विधाएं, इस प्रश्न के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। यहाँ एक्सप्लेनेशन में सारा संक्षिप्त में दे रही हूँ और आपको डिटेल में सारी जानकारी मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो मेरे चैनल के कहानी और गद्य की कथेतर विधाओं के अंतर्गत ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं संक्षिप्त में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो प्रश्न आपका आएगा वो आएगा, निम्नांकित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए और आवश्यकता अनुसार साहित्यिक टिप्पणी भी लिखिए। आपको मेरे चैनल की व्याख्या वाले प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां मैंने आपको बता रखा व्याख्या कैसे करते हैं। और आपको मालूम है मैं इंडिविजुअल भी आप लोगों को ये वीडियो भेजे हुए हैं व्याख्या के, कि व्याख्या हमें कैसे करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो व्याख्या के गद्यावतरण आए हैं इनमें मुख्य बात क्या है जो हमें याद होनी चाहिए, जिनके बिना हम व्याख्या नहीं लिख सकते। उसने कुल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। ये पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिमाग में कौन गया कि यह तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी मधुआ में से लिया गया है। वो छोटे बच्चे के लिए कहा जा रहा है। सुकुमार फूल किसको कहा गया है? उस बच्चे को कहा गया है, मधुआ को, जो कि जमींदार के घर पे रह रहा है और जिसको पूरे दिन खाना खाने को भी नहीं मिलता, पूरे दिन जो बेगार करता है, लेकिन जो राजकुमार है वो उसको लात मार के भगा देते हैं और जमींदार की भी उसके खाने पीने पे कोई ध्यान नहीं देता है। वो भूखा रो रहा है, बिलबिला रहा है और शराबी उसको अपने यहाँ ले आता है और जब लाकर वो अपने कमरे पे लाके उसको खाना पीना खिला देता है। और जब वो सो जाता है और जब सोकर जब उठता है वो शराबी, तो वो उसको देखता है उसके सुकुमार मुंह को और उसके मन में ये विचार आता है कि इसके सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए कितनी निर्दयता की सृष्टि की। उसको चिंता होती है कि इस बच्चे का अब मैं पालन पोषण कैसे करूंगा। तो मैं आपको मुख्य बातें बताती जा रही हूँ। डिटेल के लिए आपको मैंने बार बार कह दिया है कि मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाइए। दूसरा है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ये पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया कि ये तो नमक का दरोगा पाठ में से लिया गया है और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। याद करिए, बंशीधर जी जो नमक के दरोगा बन गए थे, आलोपी दीन जी याद रखिए, याद कीजिए, जो उनसे रिश्वत नहीं लेते हैं, अदालत में जाते हैं, बंशीधर हार जाते हैं, आलोपी दीन जीत जाता है, लेकिन अंत में आलोपी दीन बंशीधर को ही अपने यहाँ एक स्टेट मैनेजर के रूप में रखने का प्रस्ताव देता है। तो यहाँ जो बात कही गई है वो कही गई है कि बंशीधर के पिताजी जब बंशीधर नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं तो बंशीधर के पिताजी अपने बेटे को क्या समझाते हैं कि भैया तू तो निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना। डिटेल आपको वही मिलेगी, अभी मैंने संक्षिप्त में आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है, वह मेरे ट्रेनिंग पीरियड की बात है। हम लोग कंचन की धारों में थे, उस समय भी हमारा पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया कि ये जो अपना गद्यावतरण है, ये जो गद्यांश है वो खच्चर और आदमी कहानी है आपके कोर्स में, यशपाल की लिखी हुई, उसमें से लिया गया है। और ये कहाँ लिया गया है कि कहानीकार भार्गव के माध्यम से उसकी खच्चर की कहानी सुना रहा है और जो पहाड़ों पर जो विषम परिस्थितियां होती हैं उनकी स्थितियां बता रहा है कि किस तरीके से कितनी सर्दी वहां पड़ती है और कितनी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी रहकर ये जो खनन विभाग के लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो ये उस समय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, मेरे और मुन्नू के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, ना प्यार ना आने के लिए कुछ। पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिमाग में कौन जाता है कि ये तो सजा कहानी में से ली गई है और सजा कहानी की जो लेखिका है वो है मन्नू भंडारी। और इसमें आप याद कीजिए कि वो एक इन बच्चों के पिताजी होते हैं, उन पर झूठा आरोप लग जाता है रिश्वत का और उनको जेल हो जाती है, उन पर मुकदमा चलता है। यद्यपि वो दोषी नहीं है लेकिन न्याय व्यवस्था की जो लाल फीताशाही है, न्याय मिलने में जो देरी है, उस पर बहुत व्यंग किया गया है इस कहानी में। यद्यपि हमें मालूम है इस कहानी में अंत में इन बच्चों के पिताजी छूट जाते हैं, लेकिन उनको छूटकर भी कोई खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको बहुत दिनों बाद न्याय मिला होता है, जब तक समाज में उनकी खूब किरकिरी हो चुकी होती है और वो खूब जेल में भी अपना समय बिता चुके होते हैं। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, इतनी लाइन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि ये तो हमारी दाजू कहानी है, शेखर जोशी की आपके एक कहानी है कोर्स में, दाजू। याद है वो बच्चा जो जगदीश बाबू को दाजू यानी कि बड़ा भाई कह के पुकारता है। और जो जगदीश बाबू होते हैं शुरू में तो उस छोटे से जो बच्चा होता है जो कैफे में बैरे का काम कर रहा है, जिसे बॉय कहते हैं, उससे
बातचीत करते हैं क्योंकि उस समय वो अजनबी हैं, लेकिन जैसे जगदीश बाबू की सब जगह जानकारी बढ़ जाती है तो वो उसको उपेक्षित कर देते हैं और उसको डांट देते हैं, क्या दाजू दाजू लगा रखा है, याद आया आपको? तो उस कहानी में से ये लिया गया। शेखर जोशी इसके लेखक हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। सबकी सबसे पहली कहानी उसने कहा था, जिसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इस पर मैंने डिटेल से, मतलब हरपे बना रखा है मैंने, इसमें और ज़्यादा डिटेल से आपके लिए पूरा वीडियो बनाया है। और ये लहना सिंह कह रहा है, जब वो प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए जर्मनी और फ्रांस की सीमा पे गए हुए हैं तो वहाँ पर वो खंदकों में खड़े खड़े पहरा दे रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से कोई युद्ध नहीं हो रहा, तो वो अपनी जो फौजी प्रवृत्ति है और एक सैनिक की जो चाहत होती है कि वो युद्ध करे और युद्ध में अपने कारनामे दिखाए, उसके बारे में बताया गया है। फिर है आपके, मैं नहीं जानता था कि यह परिणति ही उस प्रेम का अंत है, फिर अंत प्रेम का ही नहीं हुआ और भी बहुत से नाजुक खूबसूरत इंद्रधनुषी लगने वाले भ्रमपूर्ण डोरों का भी हुआ। ये आपको यदि याद हो तो आपके एक आत्मव्रत आपके कोर्स में है, एक आत्मकथा का अंश आपके कोर्स में है जिसका नाम है गर्दिश के दिन। बार बार कह रही हूँ, आप प्ले लिस्ट पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। गर्दिश के दिन है और इसके लेखक है ना गुलशेर अहमद खां हैं, जो कि शानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के, अपने बचपन की और अपने जीवन में जो उनकी इस तरीके की घटनाएं घटी कि जिसने उनके जीवन पे अमिट प्रभाव डाला उन के बारे में बताया गया। विशेषकर यहाँ पर उन्होंने अपनी जो उनको प्रेम हो गया था अपने से बड़ी उम्र की एक औरत से, उस प्रेम के बारे में बताया और जिसने बाद में उनको धोखा भी दे दिया। नेक्स्ट व्याख्या है आपकी, आकाश में रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते हुए वीणा और वंशी मुरज जल तरंग आदि का वृंदावन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और कई गाते हुए उड़ते पक्षी धरती पर डेली के समान आ गिरे। पढ़ते ही समझ में आ जाता है। सोना एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र आपके कोर्स में है, जिसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा। उस सोना में से ये लिया गया है और इसमें ये दुख प्रकट किया गया है कि लोग कैसे जानवरों का शिकार कर लेते हैं। आपको याद है सोना के लिए हिरणी की बात बताई है, और जो पहली बार हिरणी थी उसकी माँ को मार दिया था शिकारियों ने, फिर उसको किस तरीके से पाला था, ये सारी बातें इसमें बताई गई। ये तो आपकी व्याख्या की बात हुई। अब आपके प्रश्न आएंगे, है ना। तो प्रश्न आपको कैसे करना है, जैसे आपका सेकंड प्रश्न है, मलबे के मालिक कहानी भारत के विभाजन की त्रासदी पर लिखी एक सफल कहानी है। इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना और शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आप मोटे मोटे 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भूमिका, जिसमें आपको मलबे का मालिक जो कहानी है उसका हल्का सा सारांश बताना है और उसके जो लेखक है मोहन राकेश, उनका परिचय देना है। फिर आप हेडिंग डालेंगे कहानी की मूल संवेदना। उसमें इस कहानी की जो मूल बात है, जो उद्देश्य है कि किस तरीके से विभाजन पर की त्रासदी पर लिखी हुई ये कहानी है, लेकिन ये कहानी हमको आपस में लड़ने भिड़ने या घृणा पैदा नहीं करती है, बल्कि एक तरीके से एक तरस, एक दया, एक करुणा की भावना हमारे अंदर पैदा कर रही है और बता रही है कि विभाजन तो उस समय कुछ भी हुआ, हिंदुओं ने मुसलमानों ने जो कुछ किया, लेकिन वो सब परिस्थिति की देन थी। आज हमको वो सारे जो झगड़े हैं उनको भूलकर और एक दोबारा से जो प्रेम की सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर विश्वास जताया गया है। तीसरा जो पॉइंट बनेगा इसमें वो बनेगा शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता के प्रश्न पे हमेशा ध्यान रखिए आपको क्या क्या लिखना आता है कि कौन सा शीर्षक सार्थक है। तो हर शीर्षक की सार्थक, इसके छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे। जैसे शीर्षक की सार्थकता, सबसे पहली बात कि वह उद्देश्य से समन्वित होना चाहिए। तो यह शीर्षक है मलबे का मालिक, ये हमारे उद्देश्य को प्रकट करने वाला शीर्षक है। संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इस तरीके की शीर्षक की विशेषताएं बताते हुए आपको शीर्षक की सार्थकता पर विचार प्रकट करने हैं। अथवा में इसमें प्रश्न है, पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित हिंदी कहानियों में से सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कथन के आलोक में आपको पाजेब कहानी की समीक्षा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके प्रश्न पत्र में कोई ना कोई कहानी की समीक्षा आएगी ही आएगी। मैंने आपको उसने कहा था कहानी की समीक्षा करके एक वीडियो बनाकर भेजा है, वो एक उदाहरण है उसमें उसने कहा था। यदि आपने वो प्रश्न का उत्तर अच्छे से पढ़ लिया है और उस वीडियो को अच्छे से देख लिया और सुन लिया है, तो आप उसी आधार पर किसी भी कहानी की समीक्षा लिख सकते हैं। क्योंकि कहानी की समीक्षा में आपको उनके 6 तत्वों के बारे में बताना होता है। उस कहानी की कथानक, उसकी विशेषताएं, उस कहानी का पात्र कौन कौन से हैं,
पात्रों की क्या विशेषताएं हैं, चरित्र चित्रण की क्या विशेषताएं, उस कहानी का वातावरण एवं देशकाल, कौन सा वातावरण है, क्या देशकाल प्रस्तुत किया गया है, उस कहानी की भाषा शैली क्या है, उस कहानी का उद्देश्य क्या है, उस कहानी के संवाद कैसे। ये 6 जो तत्व हैं वो कहानी के तत्व माने जाते हैं और इन तत्वों के आधार पर कहानी को कसना ही कहानी की समीक्षा मानी जाती है। और ये मैंने उदाहरण आपको भेज दिया है, उसने कहा था कहानी के आधार पर। फिर आपका प्रश्न है, गदल कहानी की संक्षिप्त परिचय देते हुए इसकी नायिका गदल के चरित्र का उद्घाटन कीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, कोई ना कोई कहानी के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये 2 प्रश्न गांठ बांध लीजिए, किसी भी कहानी की समीक्षा और किसी भी कहानी के चरित्र, मुख्य जो चरित्र उसका चरित्र है उसका नाम पूछा जाएगा और उसकी चारित्रिक विशेषताएं पूछी जाएंगी। यदि ये 2 प्रश्न आप याद कर जाते हैं तो 30 नंबर तो आपके यहीं कवर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करके जाने हैं। इसमें आपको पहले जो गदल कहानी है रंग राघव की, थोड़ा सा उनका परिचय देना है और गदल कहानी का सार बताना है। उसके बाद आपको उसका मुख्य चरित्र कौन है, गदल नाम की जो महिला है वो इस कहानी गदल कहानी की मुख्य पात्र है, उसका परिचय देना है, वो कौन थी, फिर बताना वो कितनी दबंग महिला थी, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक थी, उसमें प्रेमिल भावनाएं भी थी, वो पुराने विचारों में विश्वास किया करती थी, बहुत ही निडर थी, स्पष्टवादी थी और साथ ही हाजिर जवाबी थी और स्वाभिमान तो जैसे उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। साथ ही वो उसमें कर्तव्य मतलब नेतृत्व क्षमता थी, अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति वो बहुत जागरूक थी और दृढ़ निश्चय थी। इस तरीके से आपको गदल की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में उदाहरण दे के कहानी में से उदाहरण दे दीजिए, कहाँ कौन सी उसकी ऐसी बात है जिससे उसके दृढ़ निश्चय का पता पड़ रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिससे उसकी निडरता समझ में आ रही है, कौन सी ऐसी बात है जिससे उसकी हाजिर जवाबी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप कहानी में से उदाहरण देके, घटनाओं के उदाहरण देके और इसको स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मधुआ कहानी के तत्वों के आधार पर ऐसी समीक्षा कीजिए कि उसकी कलात्मक और भावात्मक विशेषताएं स्पष्ट हो जाएं। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको कहानी के तत्वों के आधार पर ही मधुआ कहानी की समीक्षा करनी है और तत्व आपके वही 6 हैं जो मैंने बताए। उसमें से जो आपका जो कथानक है, जो वातावरण है, जो चरित्र चित्रण है, वो तो उसके भावात्मक में आ जाएगा और जो उनकी भाषा है, जो उसकी शैली है, वो उसकी कलात्मक विशेषता में आ जाओगे। तो जब आप भाषा की बात बताओगे तो कलात्मक विशेषता, जब उसकी शैली की बात बताओगे तो कलात्मक विशेषता, लेकिन जब आप उसके उद्देश्य की बात बताओगे, जब आप उसकी कथानक की बात बताओगे तो वो आ जाएगी आपकी भावात्मक विशेषता में। तो आपको उन्हीं तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा करनी। बसंत का अग्रदूत संस्मरणात्मक निबंध में अज्ञे ने निराला की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है, उनको स्पष्ट कीजिए। अब देखो, आपको मालूम है कि आपका ये एक संस्मरणात्मक निबंध है जो कि अज्ञे ने लिखा है, सदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने लिखा है। और किसके ऊपर लिखा है? बसंत का अग्रदूत कहा जाता है निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो अज्ञे निराला जी से कब मिले, मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना के आपको भेजा है, थोड़ा संक्षिप्त में सार दीजिए कि अज्ञे निराला जी से कब मिले, कहाँ मिले और किस तरीके से अज्ञे निराला जी से प्रभावित हुए। क्योंकि प्रारंभिक दिनों में अज्ञे जी निराला जी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने निराला जी की तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा ये कविता पढ़ी तो वो अज्ञे जी निराला जी से बहुत प्रभावित हुए, उनका मन हुआ वो निराला जी से मिले। तो वो निराला जी से मिलने के लिए कैसे गए, वो क्या अनुभव रहा, वो आप भूमिका के रूप में दे दीजिए। और फिर अज्ञे ने निराला जी की कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया वो आपको लिख देनी है बिंदुवार। जैसे उन्होंने बताया कि निराला जी का जो व्यक्तित्व वो काफी विवादास्पद उनका व्यक्तित्व रहा। और उदाहरण लेते जाइए आप पाठ के अंदर से। मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, मालूम है, बार बार आप पढ़ोगे तो आप देखोगे बार बार निराला जी कोई बात कहते हैं, फिर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं और दोबारा से वो उसी जगह पर आ जाते हैं। उनका जो स्वभाव है वो काफी उग्र है, मालूम है आपको। वो कोई घटना बताइए कि उग्र, वो अज्ञे जी को खड़ा कर देते हैं, खड़ा हो जाइए, बैठिए मत, खड़े हो जाइए। उनका स्वभाव थोड़ा क्रोध वाला है और वो व्यसनी है, मतलब वो शराब वराब पीते हैं और मांस वगैरह आदि खाते हैं। साथ में हमने ये देखा है कि वो हिंदी साहित्य के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं, बहुत श्रेष्ठ काव्यवाचक हैं। अज्ञे जी खुद उनसे कविता सुनना चाहते हैं और निराज उनको अपनी कविता सुनाते भी हैं। संगीत प्रेमी हैं और महिलाओं के प्रति उनके मन में बड़ा आदर का भाव है। उनका पूरा जीवन है वो काफ़ी निराशापूर्ण उनका जीवन है और उनमें आतिथ्य की भावना बहुत ज़्यादा। कोई भी अतिथि उनके यहाँ आ जाए तो उसका आदर सत्कार वो बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं। इन सारे विशेषताओं के बारे में अज्ञे जी ने इस निबंध में बताया है। तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि हर प्रश्न के उत्तर में क्या आएगा। एक खाका आपके सामने खींच दिया है कि इस खाके के अंतर्गत आप इस प्रश्न के उत्तर
लिखेंगे। अब आता है आपका एक प्रश्न और है, ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्त का सार अपने शब्दों में लिखिए। ठेले पर हिमालय आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत को धर्मवीर भारती ने लिखा है और उन्होंने बताया कि उसमें हिमालय की जो उन्होंने यात्रा की है उस यात्रा का पूरा वर्णन है कि किस तरीके से वो कौसानी पहुंचते हैं और कौसानी जाके उन्होंने क्या देखा, बर्फ़ की स्थिति क्या थी, बर्फ़ कितनी सुंदर लग रही थी, किस तरीके से उस बर्फ़ ने उनके मन पे प्रभाव डाला। और जब वो उस यात्रा से लौट आए तो एक दुकान पे खड़े थे वो, तो उन्होंने एक ठेले पर बर्फ़ की सिल्लियाँ जाते हुए देखा और उस बर्फ़ की सिल्लियों को देखते हुए उनको अपने यात्रा वृत्तांत का शीर्षक सूझ गया, ठेले पर हिमालय। तो पूरा जो आपका यात्रा वृत्तांत है उसको पढ़कर उसका सारा आप इसमें लिख दीजिए। मैं फिर कहूंगी कि मैं आपको वीडियो भेज चुकी हूँ। इसमें आपकी कुछ टिप्पणियां भी आएंगी, है ना। हिंदी कहानी की विकास यात्रा, हिंदी कहानी के तत्व, गद्य की कथेतर विधाएं, कहानी और उपन्यास में अंतर। इनमें सब पर मैंने आपको, अभी विकास की यात्रा पे मैंने नहीं भेजे, लेकिन तीनों पर मैं आपको वीडियो भेज चुकी हूँ। हिंदी कहानी के तत्व तो वही 6 तत्व जो मैंने अभी आपको बताए, कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये कहानी के तत्व माने जाते हैं। संवाद एवं कथोपकथन, इनको थोड़ा डिटेल से बता देना और मैंने आपको इस पर एक वीडियो भी भेजा है। गद्य की कथेतर विधाएं, पूरा डिटेल में एक वीडियो भेजा है कि गद्य की कथेतर विधाएं कौन सी हैं, जिनमें कथा नहीं होती, जिसमें कहानी नहीं होती। जैसे नाटक में कहानी होती है, एकांकी में कहानी होती है, उपन्यास में कहानी होती है, कहानी में कहानी होती है, नहीं, हमें कुछ ऐसी विधाएं होती है जिनमें कहानी नहीं, जिसमें यथार्थ चीज होती है, जैसे संस्मरण, जैसे रिपोर्टा, जैसे यात्रा वृत्तांत, जैसे डायरी, जैसे आत्मकथा, जैसे जीवनी, ये सब कथेतर विधाएं हैं। तो इन पर मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो बनाकर भेजा है। फिर कहानी और उपन्यास में अंतर, ये भी मैंने आपको भेजा है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको प्रेमचंद का एक कोटेशन बताते हुए कहा है कि प्रेमचंद कहते हैं कि उपन्यास तो पूरा गार्डन है जिसमें भिन्न भिन्न तरीके के फूल खिलते हैं, पर कहानी तो एक गमला है जिसमें एक ही प्रकार का फूल खिलता है। तो इस तरीके से मैंने आपको आपके जो सेकंड पेपर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर का एक खाका बताया, एक्सप्लेनेशन किया कि आप उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और लिखकर मुझसे पूछें कि आपको और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।